हेलो गाइस, क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को समझने से पहले थोड़ी सी बात हमें करनी पड़ेगी वेव नेचर के बारे में, क्योंकि पहली लाइन ही वेव नेचर के बारे में दे रखी है। Some of experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the help of wave nature of electromagnetic radiations। मतलब क्या होता है भाई ये डिफ्रैक्शन और क्या होता है इंटरफेरेंस, थोड़ा सा जान लो। बाकी डिटेल में आप पढ़ना है तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा ही जानना है। बस इतना सा कि डिफ्रैक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा आपको। देखो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टिकल्स। मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे अगर एक कोई वॉल है, सपोज ये वॉल है, अब इस वॉल के अंदर एक होल बना दिया और होल में से अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ बेंड हो जाता है। ये प्रैक्टिकल फिनोमेना होता है, ठीक है। अब इस फिनोमिना को कि भाई ये बैंड क्यों हुआ, इस फिनोमिना को तो बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। और इस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या यूं कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी तरह से एक दूसरा फिनोमेना और होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे दो आपके पास कोई वेव है ना, वेव है यानी कि यूं कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब जब दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपस में कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट टाइप के, इन दोनों से अलग टाइप के एम्पलीट्यूड या फिर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी की एक नई वेव को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, वेव नेचर से, कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनका नेचर कैसा होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए, तभी हम इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वैसे बहुत डिटेल टॉपिक है, फिजिक्स में इसको पढ़ोगे आप डिटेल में। तो दोनों ही फिनोमिना जो हैं, बस हमें तो इतना सा समझना है कि दोनों ही फिनोमिनाज में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा, डिफ्रैक्शन में भी और इंटरफेरेंस में भी। क्लियर है, समझ में आया? चलिए पहली बात कंप्लीट हुई कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाला जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ना ज़रूरी था, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमें वेव मानना ज़रूरी था, ये अभी तक हमें समझ में आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज भी हैं जिनको हम इस वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे, कौन कौन से? जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो होता है उसको भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और फिनोमेना है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और एक लास्ट जो फिनोमिना बोल सकते हो, एक है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। मतलब इस पे एटम जो होते हैं उनके स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं स्पेक्ट्रा, सब चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो पहले हम बात यहाँ पे बस इतना सा कंक्लूड कर लें कि यहाँ आज की वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को डिटेल में बात करने वाले हैं, और दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से नेचर को एक्सप्लेन करेंगे भाई, पार्टिकल नेचर को। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते क्या हैं, उससे भी पहले पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे रेडिएशन एमिट होते हैं। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि उसको भैया वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे, पार्टिकल नेचर से। पार्टिकल नेचर क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन किया था प्लांक क्वांटम थ्योरी से। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर हम बात करेंगे कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस तरह से प्लांक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे प्लांक क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पे वैसे तो पूरी थ्योरी दे रखी है, पूरी हिस्ट्री लिख रखी है, यहाँ पूरी की पूरी हिस्ट्री लिख रखी है, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, वो मैं समझा भी दूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, वो और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे दी हुई हैं। ये नोट्स आपको मिल भी जाएंगे, टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे।
ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले समझिए, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक कोई ये मेटल की रॉड है या आयरन की एक रॉड है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो हीट कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, हॉट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो रेडिएशन एमिट करता है, बहुत सारे टाइप के रेडिएशन एमिट करता है, वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, मजेदार चीज इसमें यह है कि एट हायर टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन विजिबल रीजन। जब जैसे जैसे टेम्परेचर हॉट हो जाता है ना, ये हीट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हॉट हो गया, तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो कौन से रेंज के निकलते हैं, विजिबल रेंज के निकलते हैं। अब विजिबल रेंज और ये सारी के सारे, इससे पहले कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, और यूवी रेज, IR रे, बहुत सारे टाइप के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो उसमें एक विजिबल रेंज भी होता है। कौन सा होता है जी विजिबल रेंज, आपको याद होगा, थोड़ा सा याद दिला दो, विवग्योर है ना, विवग्योर क्या बोलते हैं, विवग्योर ये शॉर्ट फॉर्म है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सभी को, ये सभी कलर्स जो हैं ये विजिबल स्पेक्ट्रम हैं। और इधर से जब हम इधर से इधर जाते हैं, ब्लू से या वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंक्रीज होती है। खैर, तो हम बोले हैं कि हॉट रेडिएशंस जो होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो विजिबल रेंज में रेडिएशंस को एमिट करता है, पहली बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात, एज टेम्परेचर रेज्ड यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ यानी ब्लू लाइट इज जनरेटेड। मतलब पहले जैसे एक एग्जाम्पल से, यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जब एक आयरन रॉड को आप हीट करते हैं तो इनिशियली ये आयरन रॉड जो होती है वो कैसे रेडिएशन एमिट करती है भाई, रेड रेडिएशन करेंगे। जैसे जैसे इसको हीट देते जाएंगे तो इसका कलर जो है वो कैसा होता जाएगा, कैसा दिखाई देने लगेगा, इसका कलर ब्लू दिखाई देने लगेगा, यानी कि इस तरफ आ जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेवलेंथ क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी कि रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये तो ही कि हम जब हीट कर रहे हैं तब। अच्छा, ये ऐसा क्यों है, इस चीज को हम यहाँ से इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इस ग्राफ को समझिए। यहाँ हमने क्या किया, इधर इंटेंसिटी ले ली, इधर वेवलेंथ ले ली। अगर एक टेम्परेचर है, यानी कि कम टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया, तो कुछ इस तरह के बहुत सारे टाइप के यहाँ पे वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, या यहाँ बोले कि जो इसका मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मतलब जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जो मैक्सिमम मिल रहा है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक होगा। जैसे यहाँ पे ये कोई λ1 बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे सपोज ये λ1 है। अब टेम्परेचर मैंने और इंक्रीज किया तो ये जो मैक्सिमा है ये शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हुआ, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे λ2 बोल दिया मैंने, ये λ1 था, ये λ2। अब देखो यहाँ टेम्परेचर T1 है, यानी कि ये जो λ1 जो मिल रहा है वो T1 पे मिल रहा है, λ2 मिल रहा है जो T2 पे मिल रहा है। टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये वेवलेंथ जो है हाई या मैक्सिमा वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ मैक्सिमा जो है वो क्या हो रहा है, कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये हम यहाँ प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वेवलेंथ कम की तरफ शिफ्ट होता है। ये इस ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, क्लियर है। यानी कि ये तो हुआ पैटर्न, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो इस तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर अब हम बात करें कि एक ब्लैक बॉडी क्या होगी, एन आइडियल बॉडी विच emit and absorb radiation of all frequencies uniformly। मतलब एक ऐसा, हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं क्योंकि परफेक्टली तो कोई होता नहीं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज की जो भी वेवलेंथ की, जो सभी फ्रीक्वेंसीज की बोल दो या वेवलेंथ की बोल दें, जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सभी को ये एब्जॉर्व कर ले।
और जब ये सब एब्जॉर्व कर ले, जब इसमें से एब्जॉर्व होना बंद हो जाए, तो ये सभी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज को इक्वली क्या करे, इमिट करे। यहाँ तो इक्वली इमिट नहीं हो रहा है, देखो प्रैक्टिकली तो इक्वली इमिट नहीं हो रहा है या इक्वली एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, एक मैक्सिमा को एक अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्व करता है, एक टाइम पे एक मैक्सिमम को एब्जॉर्व या इमिट करता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा आइडियल बॉडी हो, आइडियल का मतलब एग्जिस्ट तो नहीं करती, आइडियल बॉडी हो जिसमें से सभी तरह के रेडिएशंस एमिट हो सकें या एब्जॉर्ब हो सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। और उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होंगे उनको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। समझ में आया क्या हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस? रेडिएशंस वैसे तो जनरली प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं वो तो होता ही है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन को अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कोई बॉडी हो जिसमें से सभी तरह की जो वेवलेंथ की जो हैं रेडिएशन एमिट हो सकें, एब्जॉर्ब हो सकें, उसको ब्लैक बॉडी, और उससे इमिट होने वाले जो रेडिएशन हैं उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि परफेक्टली जो है प्रैक्टिकली नो सच बॉडी एग्जिस्ट, मतलब प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली फेयर क्लोज ब्लैक बॉडी क्या है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे ब्लैक बॉडी जैसी रेडिएशंस जो हैं वो आप कार्बन ब्लैक को मान सकते हैं। मतलब कार्बन ब्लैक जो है वो अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब कार्बन ब्लैक का एक एटम, जैसे यहाँ पे ये कार्बन ब्लैक का एक एटम यहाँ पे दिखाया है, ये क्या करेगा, ये अगर किसी एक रेडिएशंस को एंटर होने देता है, इसके अंदर अगर कोई एक रेडिएशन एंटर हुआ और एक रेडिएशन एंटर होने के बाद ये बार बार क्या करेगा, इसमें ही घूमता रहे, तो ये सारी की सारी वेवलेंथ जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबको एब्जॉर्व कर लेगा। और जब इसको ऐसे रखेंगे, जब इसमें से इसके ऊपर एनर्जी डालना बंद करेंगे या रेडिएशंस डालना बंद करेंगे, तो ये उन सभी रेडिएशंस को इमिट कर सकता है। कौन? कार्बन ब्लैक के एटम्स। ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई भी नहीं होती। क्लियर है, समझ में आया? चलो, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली इट्स टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो हमने नॉर्मली बात की, इसी तरह से आप ब्लैक बॉडी के लिए भी बात कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी में क्या होगा, सभी तरह के रेडिएशन एब्जॉर्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जो इमिट होने वाले जो रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, कि कौन से टाइप के रेडिएशन जो हैं वो इमिट होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि रेडिएशन जो इमिट हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर। द टेम्परेचर इंक्रीजेज, as the temperature increases maxima of the curve shifted to shorter wavelength। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये प्रैक्टिकली होता है। क्लियर है? तो ये तो हुआ ब्लैक बॉडी या नॉर्मली कोई भी हॉट बॉडी जो है वो किस तरह से रेडिएशंस इमिट करती है, या फिर किसी बॉडी को अगर हीट करते हैं तो वो किस तरह से एब्जॉर्व करती है, उसका पैटर्न हमने देख लिया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो इस तरह का जो ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न को हम वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वेव जो हैं वो तो वेव नेचर से एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक जो है, प्लांक अज्यूम दैट द रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जी। प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने क्या दिया, मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि इस तरह के जो रेडिएशंस हैं, अब एब्जॉर्ब हो रहे हैं जितने भी सारे के रेडिएशंस, और उनमें एक एक मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेव थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि जो रेडिएशंस हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं इनटू डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जी। मतलब जो रेडिएशंस हैं, जो रेडिएशन हैं वो क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से मिलके बने हुए हैं। He suggested that atom and molecule could emit or absorb energy only in discrete quantities and do not in continuous manner। कंटिन्यूस मैनर में इसको नहीं कर सकते। ये किसने बताया, प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। ठीक है, और जो इसका एक जो पार्ट है जो एनर्जी का या रेडिएशन का, उसको क्या बोला, क्वांटम।
He gave name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation जो है उसमें से कोई भी, जैसे ब्लैक बॉडी है या कोई भी बॉडी है, कोई भी हॉट बॉडी है, उसको रेडिएशंस दिए जा रहे हैं। तो इसमें रेडिएशंस जो हैं वो किसके फॉर्म में दिए जा रहे हैं? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। और जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से समझना इस लाइन को। द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम थ्योरी दी और क्वांटम की जो वैल्यू दी वो क्या थी? E इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है? न्यू यहाँ पे क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी अपॉन लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी की जगह, इस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ई की एक नई वैल्यू आ सकती है एच सी अपॉन लैम्बडा। तो दो रिलेशन हो गए, यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को। एक तो ये रिलेशन हुआ और एक रिलेशन ये हुआ। दो रिलेशन आपके पास आ गए हैं। दो रिलेशन हैं, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। इन रिलेशन से क्वेश्चन खूब आते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है एच। एच क्या है भाई? एच इज प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा? 6.626 इंटू 10 की पावर -34। दोबारा लिख देता हूँ मैं, वैसे ये लिखी हुई है यहाँ पे 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट है। किसकी? एच की। एच मतलब प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटा जो है, क्वांटा की वैल्यू कितनी हुई? एच न्यू। और एच न्यू बोलें या फिर दूसरा एक बोल सकते हैं, न्यू की जगह वैल्यू रखें एच सी अपॉन लैम्बडा बोल सकते हैं। जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्बडा वेवलेंथ है। और यहाँ पे अगर देखें तो एच प्लांक कांस्टेंट और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी जो रेडिएशन है उसकी। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे एक चीज देखो, विद दिस थ्योरी, यहाँ पे अब जो चीज है, विद दिस थ्योरी Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body. जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इसको किसने एक्सप्लेन कर दिया? क्वांटम थ्योरी ने। क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक, इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे मैक्सिमा अलग अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन, और इसको आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, क्वांटाइजेशन जो है यानी कि क्वांटम थ्योरी जो है वो, और जो वेव थ्योरी है वो, दोनों है ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो देखो क्वांटाइजेशन को हम मान सकते हैं स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मतलब क्या है? जैसे सीढ़ियाँ है ना, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। यानी कि आप सीढ़ी पे जब उतरेंगे या चढ़ेंगे तब क्या करोगे? या तो यहाँ इस स्टेयर पे रहोगे, या इस स्टेयर पे रहोगे, या इस स्टेयर पे रहोगे। इसी तरह से जब अगर हम इसको क्या माने? क्वांटाइज्ड माने। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्वांटाइज माने, यानी कि क्वांटम थ्योरी को माने, तो वो एज ए बिहेव करती है किसकी तरह? स्टेयरकेस की। यानी कि आप इस एनर्जी का, इस एनर्जी का, इस एनर्जी का, इस तरह की एनर्जीज जो हैं उनको आप एब्जॉर्व कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ब्लैक बॉडी में हो रहा है। ठीक, यानी कि या तो एनर्जी जीरो होगी, या एच न्यू होगी, या 2h न्यू होगी। यानी कि एक क्वांटा होगा तो h न्यू, दो क्वांटा होंगे तो 2h न्यू, तीन क्वांटा होंगे तो 3h न्यू, अगर n क्वांटा होंगे तो nh न्यू। ठीक, यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कितना होगा? ये स्टेयर्स ही हैं। एक यहाँ पे एक माना, यहाँ पे दो माना, यहाँ पे तीन माना, आगे आगे ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो n स्टेयर्स होंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो एक तरह से n हो जाएगी। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे मैं एनर्जी से कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर? और जो अभी हमने पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? वेव नेचर। वेव नेचर लाइक स्लोप, ऐसे स्लोप है
है ना, स्लोप है, मैं अगर इसका स्ट्रेट लाइन इस तरह का स्लोप है, यानी कि इसमें सभी तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पे अगर इसमें देखें तो सभी तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पे स्लोप में कोई भी ऐसे नहीं, आप यहाँ पे भी खड़े हो, कहीं पे भी, कोई सी भी जगह पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी खड़े हो सकते हो। लेकिन स्टेयर्स पे खड़े होंगे तो इन स्टेयर्स पे इन्हीं पोजीशंस पे खड़े हो सकते हैं। यानी कि क्वांटा, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो ये बताती है कि एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। लेकिन वेव थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि कंटिन्यूस है एनर्जी, जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। क्लियर है, समझ में आया? तो पहली चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हाँ, ये आपको याद रहना जरूरी है कि ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल के बाद में और बोहर मॉडल से पहले। जो बोहर मॉडल है ना, बोहर मॉडल से पहले ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट से, इन सभी फिनोमिनास को से इंस्पायर होके बोहर ने अपना मॉडल दिया है। ठीक है, तो बोहर मॉडल अभी आगे आने वाला है। ये तो अभी हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं जो रदरफोर्ड मॉडल के बाद में आए। और रदरफोर्ड मॉडल में जो एटम जो रदरफोर्ड बताना चाह रहे हैं वो एटम रदरफोर्ड इससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए या ऑब्जर्वेशंस या फिनोमिनाज ऐसे हुए जिनको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन एक और जो है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाला फिनोमेना वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। मतलब पार्टिकल नेचर मानेंगे तब तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है। होता है क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सिंपल सा है। जब आप क्या करें, यहाँ पे एक ये डायग्राम दे रखा है, देखो, अगर हम क्या करें, एक मेटल है, ये सपोज ये मेटल है, ये वाला है ना, ये एक मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस के ऊपर हम एक लाइट इमिट करें, लाइट इंसिडेंट करें, लाइट डालें मतलब, तो यहाँ से क्या होगा, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हर्ट्ज परफॉर्म ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन certain metal example potassium, rubidium, cesium were exposed to a beam of light as shown in this figure। मैंने बताया the phenomena is called photoelectric effect। मतलब कुछ मेटल्स, जो मेटल हैं, ये वाले जहाँ पे ये मेटल है, मेटल को अगर हम क्या करें, एक लाइट में एक्सपोज करें, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलो, या द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वर, यस, इसके रिजल्ट कौन कौन से हैं इस एक्सपेरिमेंट के, उनको एक बार हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट है द electrons were ejected from the metal surface as soon as beam of light strike to the surface। जैसे ही इस मेटल के ऊपर, ये जो मेटल दिख रहा है, इस मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट डलती है वैसे ही तुरंत ही यहाँ से क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जैसे जैसे इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज होता है। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज न्यू नॉट, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपने क्या किया, ये मेटल जो सरफेस है ना, ये मेटल सरफेस, इसके ऊपर हमने जैसे ये लाइट डाली, तो ये अलग अलग मेटल लिए, तो अलग अलग मेटल के लिए मिनिमम एनर्जी कुछ अलग अलग होती है। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम एनर्जी के अगर इसमें इंटेंसिटी के अगर लाइट डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। लेकिन एक मिनिमम एनर्जी के बाद में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे, रेडिएशंस डालेंगे, तो वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशंस की, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट। ठीक है, मतलब
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर कराना है तो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इन रेडिएशंस की, वो जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप सोचें कि अगर 3 केस बन सकते हैं, अगर यहाँ पे जो फोटोन है या फिर जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर इसकी थ्रेशोल्ड मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा है कि अगर एग्जैक्टली बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर की अगर फ्रीक्वेंसी डाल दें, फ्रीक्वेंसी के अगर लाइट डालें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो मूव नहीं करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और तीसरा है कि अगर आपने जो रेडिएशंस यूज़ किए हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें लिख रही हैं। द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। हाँ, यहाँ पे मैंने तीनों केस बता दिया ये। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करेगी कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा रहे हैं। जितनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होंगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। All the above results could not explained on the basis of law of classical physics according to later the energy content of the beam of light depend upon the brightness of the light. In other words, number of electrons ejected and kinetic energy associated with the beam depend on the brightness of the light. It has been observed that though the number of electron ejected does not depend upon the brightness of light, the kinetic energy of ejected electrons does not. ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी लाइन इतनी सी कह रही है कि ये जो फिनोमेना है वो हम किससे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये सारी की सारी चीज़ों को हम सिर्फ जो पहले वाला क्लासिकल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ये वाला जो फिनोमेना अभी हमने पढ़ा, प्लांक क्वांटम थ्योरी, उससे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि भाई यहाँ से अगर हमें इजेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो इसकी मिनिमम कोई एनर्जी होती होगी, उससे ज़्यादा जैसे डालोगे वैसे ही क्या होगा, मिनिमम डालोगे तो जितनी इसके बराबर डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन वो मूव नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वाले फोटॉन्स डाले तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल भी जाएगा, और जितना शेष उसके पास जो एनर्जी बचेगी उससे क्या करेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी यानी कि मूव भी करेगा। क्लियर? चलो, तो ये सारी की सारी बात यहाँ पे हुई। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। आइंस्टाइन वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। कैसे? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है, हमने क्या बोला, प्लांक क्वांटम थ्योरी से इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टाइन ने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी। देखो कैसे, यहाँ पे इस को एक बार रीड करते हैं फिर मैं समझा दूंगा इसको। शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन ए मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूड बाय शूटिंग ए बीम ऑफ पार्टिकल्स और द फोटोन व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक। यहाँ से इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जब हमने क्या किया, एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक किया मेटल के ऊपर, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, इसमें एक बार यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर एक सफिशिएंट एनर्जी का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ऐसा कोई फोटोन या फिर रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक किया मेटल की सरफेस से। It transfer its energy instantaneously to the electron during the collision। जैसे ही मेटल से, जैसा ये मेटल टारगेट है, इस मेटल से जैसे ही एक फोटोन स्ट्राइक किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, इजेक्टेड विदाउट एनी लैग और डिले।
ग्रेटर द एनर्जी possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater will the kinetic energy ejected to the electron. मतलब जितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अब इसकी मिनिमम, इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो इसमें ये यूज़ कर लेगा। बची हुई जो एनर्जी होगी उसकी एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैंने वही बताया कि जितना ज़्यादा इस रेडिएशन की इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी भी होगी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब ये इसके जो मेटल है, मेटल के पास मेटल की थ्रेशोल्ड वैल्यू तो फिक्स है, जितनी ज़्यादा आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। ठीक है। सिंस स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, जैसे स्ट्राइक करने वाला जो फोटोन है उसके पास अगर एच न्यू एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट। यहाँ पे देखो समझना कि अगर मेरे पास एक मेटल है, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी वो ये है न्यू नॉट। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, E इक्वल टू एच न्यू नॉट होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे एनर्जी जो है इसकी ये जो है वो न्यू एनर्जी का एक रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो इस रेडिएशन की या इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। तो देखो ध्यान से समझना, एच न्यू किसके बराबर होगी, एच न्यू जो है वो दो कामों में यूज होगी। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि एच न्यू नॉट, प्लस इसमें जो जितनी एनर्जी बचेगी इस एच न्यू में से वो किसके लिए काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ के आई। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये एच न्यू जो है, जो फोटोन न्यू एनर्जी का, जो न्यू फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो जैसे इंसिडेंट होता है तो दो चीज़ों में उसका यूज होता है। एक तो थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी इसको एक नाम और देते हैं, इसका नाम एक और है, वो है, देखो कहाँ है, इस कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। कई बार इसको इस साई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। द डिफरेंस इन द एनर्जी इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसका डिफरेंस होगा, वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है। ओके। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं तो m किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, और v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पे क्या है, एम ई मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and this is mass of electron, nu naught threshold frequency of metal, and nu equal to frequency of incident radiation, and h is Planck constant। क्लियर है। ये इक्वेशन जो हैं, ये दोनों इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी हैं, या यही मान लीजिए एक इक्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। बाकी ये सारी चीज़ें वही लिख रही हैं। तो ये हमने बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा है, एक मेटल है, मेटल के ऊपर जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की जब रेडिएशन से इमिट इंसिडेंट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो और थ्रेशोल्ड एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे होती है, ये सारा का सारा डेरिवेशन मैंने आपको करके बता दिया है।
क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड आज हमने जितने भी पढ़े ना, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है यार। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो वेव फॉर्म में भी रहते हैं और उनका नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। इसको कैसे समझें? जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं पास पास हैं, अगर उनको एक साथ वो एक रिदम में एक प्रॉपर वे में अगर वो मूव करते हैं तो वो एक क्या बना देते हैं, वेव बना देते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो कुछ फिनोमेनाज जो हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हैं वो हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं कुछ फिनोमेना जो हैं जैसे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जो हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट का बिहेवियर भी कैसा होगा, ड्यूअल बिहेवियर होगा, यानी कि लाइट भी वेव फॉर्म में भी होगी और किसके फॉर्म में भी होगी, पार्टिकल के फॉर्म में भी होगी। क्लियर है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में और आज के वीडियो में कंप्लीटली। इनके बेसिस पे नेक्स्ट जो है वो क्या आता है, हमारा बोहर मॉडल आएगा। बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट और बच रहा है जो पार्टिकल नेचर को ही इंडिकेट करता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।